नमस्कार, वेलकम अगेन टू ब्लूमिंग लाइफ। जब भी पेरेंट्स बच्चे को लेकर काउंसलर या डॉक्टर के पास जाते हैं और वो उनको बताता है कि उनके बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स अक्सर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, इसके क्या अफेक्ट होते हैं, हमारे बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसका फ्यूचर क्या होगा, एक्सेट्रा। और भी ना जाने कितने ही क्वेश्चंस ऐसे पेरेंट्स के ब्रेन में घूमते रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है। आज मैं बात करूंगी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके रीजंस होते हैं। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए वीडियो के एंड तक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। बेसिकली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कई तरह के डिसऑर्डर को एक साथ इंक्लूड करके एक नाम दिया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। 2013 से पहले इसके लिए ऑटिज्म वर्ड का यूज किया जाता था, लेकिन 2013 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक साथ कई डिसऑर्डर जैसे कि ऑटिज्म डिसऑर्डर, स्पेंसर डिसऑर्डर, परसुएसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक्सेट्रा को एक साथ मिलाकर इसको एक नाम दिया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। लेकिन इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई पर्सन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का है तो उसमें इन सभी डिसऑर्डर के सिम्टम होंगे ही। ऐसा हो सकता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के एक पर्सन में कुछ और तरह के सिम्टम दिखाई दे और दूसरे पर्सन में हो सकता है कि कुछ दूसरे ही सिम्टम दिखाई दे। मींस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के पर्सन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साइंस और सिम्टम के बारे में। जनरली जब तक बच्चा 3 ईयर का होता है पता चल जाता है कि उसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इवन कई बार तो जब बच्चा 1 या 1.5 साल का होता है तभी पता चल जाता है कि उसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। लेकिन कई बार कुछ केसेस में जब बच्चा स्कूल एज का हो जाता है तब भी पता नहीं चल पाता है। इवन कई बार तो जब पर्सन अडल्ट होता है तब पता चलता है कि उसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो पर्सन होते हैं उनमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। ये लोग सेंसरी प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, इनकी सोशल स्किल डेवलप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये दूसरे बच्चों की तरह सोशल नहीं हो पाते हैं। जनरली जब भी हम किसी से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट करके करते हैं, लेकिन जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पर्सन होता है वो आई कांटेक्ट नहीं बना पाएगा। इसी वजह से ना तो वो ये बता पाता है कि वो क्या फील कर रहा है, ना ही वो दूसरे के इमोशंस को समझ पाएगा। इसी कारण ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के पर्सन होते हैं वो नॉन वर्बल लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन को भी नहीं समझ पाते हैं। अगर आप किसी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के पर्सन को पॉइंट करके या इशारों से कोई बात बताने की या समझाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे और ना ही ये बता पाएंगे कि उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जनरली जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं उनको स्पीच प्रॉब्लम आती है, उनकी लैंग्वेज प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाती है। कई बार ये देखा गया है कि बच्चा हो सकता है 1.5 से 2 साल तक कुछ वर्ड्स को सीख ले, लेकिन बाद में उन वर्ड को भी भूल सकता है। कई बार कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पर्सन होता है वो लिखा हुआ पढ़ तो लेता है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इनफैक्ट जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के पर्सन होते हैं वो बातचीत को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, और अगर किसी तरीके से स्टार्ट कर भी लेते हैं तो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे एक नॉर्मल बच्चे की तरह दूसरों से दोस्ती करने में या बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों में स्ट्रेंजर एंजाइटी भी नहीं पाई जाती है। जैसे अगर एक नॉर्मल बच्चे को उसकी फैमिली मेम्बर या पेरेंट्स के अलावा अगर कोई और लेने की या खेलने की कोशिश करता है तो वो रोना चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। इनको चाहे कोई भी ले ले ये बिल्कुल भी नहीं रोते हैं, नॉर्मल होते हैं। इनका इंटरेस्ट बहुत ही कम ऑब्जेक्ट और टॉपिक में होता है।
जैसे हो सकता है कि एक पार्टिकुलर प्लेट में खाना खाना स्टार्ट कर दें, और अगर इनको उस प्लेट के अलावा किसी दूसरी प्लेट में कोई खाना दे दे तो हो सकता है खाना बिल्कुल भी ना खाए, हो सकता है रोना और चिल्लाना स्टार्ट कर दे, या हो सकता है एक पार्टिकुलर टॉय के साथ सारा दिन खेलते रहे। ऐसे बच्चों का खेलने का तरीका भी थोड़ा सा अजीब होता है, ये नॉर्मल बच्चे की तरह गेम नहीं खेलते हैं, जिसे कि ऑड प्ले कहा जाता है। इसके अलावा ये बच्चे टर्निंग वाले गेम जैसे अब आपकी बारी फिर मेरी बारी या इमेजिनेटिव गेम नहीं खेल पाते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर डेवलप नहीं हो पाती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का बच्चा एक ऐसे साउंड को जो कि नोटिसेबल भी ना हो उस पर तो बिल्कुल ध्यान देना स्टार्ट कर दे, और जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ एकदम से धमाका हो उसको जैसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दे, उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके अलावा जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं वो बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर करते रहते हैं, जैसे हो सकता है कि बार बार हैंड फ्लैकिंग करते रहें, या बॉडी के किसी पार्ट को बार बार घुमाते रहें, या हो सकता है बार बार गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दें। ये बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर करते रहते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्चे एक पार्टिकुलर म्यूजिक या टोन को बहुत ज़्यादा पसंद करना स्टार्ट कर दें और हर रोज़ सारा दिन उसी टोन को सुनते रहें, रिपीट करते रहें, या ऐसा भी हो सकता है किसी पार्टिकुलर टोन या म्यूजिक से बिल्कुल चिढ़ना स्टार्ट कर दे। ऐसा हो सकता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का बच्चा छोटी छोटी बातों पर डरना, घबराना, टेंशन लेना स्टार्ट कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर किसी चीज़ का कोई डर ही ना हो, वो बिल्कुल ही फियरलेस हो जाए। कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के पेशेंट में पाए जाते हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई पर्सन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का है तो उसके अंदर ये सभी सिम्टम होंगे। बेसिकली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक डायमेंशन की तरह होता है, जिस तरीके से डायमेंशन के एक पोल पर बहुत ज़्यादा और दूसरे पोल पर बहुत कम होते हैं। जैसे अगर वो इस डायमेंशन के ज़्यादा वाले पोल पर स्टैंड करता है तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर ज़्यादा सिम्टम दिखाई देंगे, लेकिन अगर वो डायमेंशन के दूसरे पोल पर स्टैंड करता है, कम वाले पोल पर स्टैंड करता है, उसकी कंडीशन माइल्ड है, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर ये सिम्टम बहुत कम दिखाई देंगे और वो काफ़ी हद तक एक नॉर्मल पर्सन की तरह हो सकता है। अब हम बात करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के रीजंस के बारे में। देखिए, ऐसा कोई भी एक सिंगल रीजन नहीं है जिसके बेस पर यह कहा जा सके कि इसकी वजह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हुई है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए जेनेटिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों को रिस्पॉन्सिबल माना गया है। जैसे अगर मैं जेनेटिक्स रीजन के बारे में बात करूं तो जैसे अगर पर्सन को फ्रैगाइल सिंड्रोम है या रैट सिंड्रोम है या अगर म्यूटेशन की प्रॉब्लम है तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नॉर्मली हर पर्सन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से इन क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाता है तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम का रीजन होते हैं। इसके अलावा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए रिसर्च के बेस पर इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी इम्पोर्टेंट माना गया है। जैसे अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उसने कुछ ऐसी मेडिसिन ले ली है जो कि उसको नहीं लेनी चाहिए थी, या अगर बेबी को बर्थ के बाद काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। या अगर बेबी प्रीमेच्योर है, उसका वेट कम है, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो ये भी वजह ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की हो सकती है। या अगर पर्सन कॉन्टिन्यूसली पोल्यूटेड एयर में ब्रीदिंग कर रहा है, ऐसी हवा में सांस ले रहा है जिसमें केमिकल हो, तो ये भी वजह ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की हो सकती है। या अगर मदर की डिलीवरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हुई है तो उसकी वजह से भी बेबी को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए मेन रीज़न जेनेटिक्स को ही माना गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल और नॉलेजेबल लगी हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से और भी वीडियो लेकर आपसे जुड़ती रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपके जिन फ्रेंड को, जिन नोन को इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है, प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।